नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैक्स डिजिटल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल गेन के बारे में, जो हमें शेयर मार्केट से इनकम होती है। जो शेयर मार्केट से इनकम होती है उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। ठीक है, दो तरीके से होता है, या तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है या वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। दोस्तों, शेयर मार्केट में आप जब इन्वेस्ट करते हो तो आप दो ही तरीके से इन्वेस्ट करते हो, या तो आपने म्यूचुअल फंड खरीदे हुए हैं, ठीक है, या फिर आपने शेयर्स को होल्ड किया हुआ है। और भी तरीके हैं, ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं, F&O कर सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं, और एक और इनकम मिलता है आपको जिसे डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कई तरीके से जो इनकम होती है, सारी चीजें आप इस वीडियो में कवर होने वाली है, आपको सारी चीजों के जवाब मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट कंटेंट यहाँ पे आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट आपने अगर किया हुआ है स्टॉक्स में या फिर आपने म्यूचुअल फंड लिया हुआ है, तो स्टॉक्स में किया हुआ तो आपने डायरेक्टली किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए होंगे। और अगर हम बात करें कि आपने म्यूचुअल फंड खरीदे हुए हैं, ठीक है, इक्विटी म्यूचुअल फंड, तो यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड कंपनियां क्या करती हैं कि आपका जो पैसा है उसको अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। अलग अलग कंपनियों में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। उनमें कुछ मिड कैप कंपनियां होती हैं, कुछ स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं, कुछ लार्ज कैप कंपनियां होती हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके की कंपनियों में आपके पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और जब आप कोई शेयर को या किसी म्यूचुअल फंड को आप जब सेल करते हो, तो परचेज और सेल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे कैपिटल गेन कहते हैं। ठीक है, ये लॉस भी हो सकता है, किसी केस में लॉस भी होता है, अधिकतर केस में जो वो अच्छे से अगर आप करते हो तो आपको प्रॉफिट होता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ये बात करने वाले नहीं है, हम बताने वाले हैं आपको कि टैक्स किस तरीके से लगता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने कोई शेयर को, अगर आपने किसी शेयर को, मान लीजिए आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा हुआ है, ठीक है, और उस शेयर को आपने आज खरीदा और आज से 1 साल के बाद बेचा। आज की डेट में आपने कोई शेयर खरीदा और आपने उसको 1 साल के लिए होल्ड किया और उसको 1 साल के बाद आपने सेल आउट कर दिया, तो उसे जो किस कैटेगरी में ले जाया जाएगा, वो होता है लॉन्ग टर्म LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। 1 साल तक होल्ड करके उसको सेल आउट किया जाए तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में आता है। और वहीं अगर हम बात करें कि हमने आज कोई शेयर खरीदा है और उसको विद इन 1 ईयर, यानी कि 1 साल के अंदर ही आपने बेच दी, जैसे कि आज खरीदा, आज के बाद यानी कि कल या कल के बाद कभी भी आपने जो उसको सेल आउट कर दिया विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर, ठीक है, तो वहां से जो प्रॉफिट होगा उसे बोला जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको समझ में आ गया होगा कि किसे कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर टैक्स रेट क्या लगते हैं। तो दोस्तों, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है वो 15% से चार्ज होता है। ठीक है, उस पर 15% का टैक्स लगता है। मैं यहाँ पे दोस्तों आपको सब एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाला हूँ, सारी चीजें आप जो समझिएगा। ठीक है, और वहीं हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म पे जो कैपिटल गेन लगता है वो लगता है 10%। ठीक है, लॉन्ग टर्म के केस में 10% लगता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे रखी है गवर्नमेंट ने, ओवर एंड एबव 1 लाख रुपीज, ओवर एंड एबव 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख के पार्ट को तो छोड़ दिया जाएगा, जो उसके ऊपर का जो पार्ट है उसके ऊपर 10% के हिसाब से टैक्स लगेगा। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। मान लीजिए कि कोई शेयर खरीदा हुआ है, ठीक है, शेयर परचेज किया 100 रुपए की रेट से और उसको सेल आउट कर दिया 80 रुपए की, 180 रुपए की रेट से। ठीक है, तो लेकिन ये विद इन ईयर किया है। ठीक है, 1 साल के अंदर ही ये ट्रांजेक्शन हमने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, 80 रुपए का। ठीक है, अब यहाँ पे 15% के हिसाब से 80 रुपए पे अगर हम 15% का टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आता है 80 इंटू 15%। ठीक है, यहाँ पे 12 रुपए का टैक्स आ रहा है, यानी कि हमने एक शेयर पे यहाँ पे 12 रुपए का हमने टैक्स देना है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो कि आपने कोई क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी सिर्फ अभी एक बताई है आपको, यहाँ पे आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। और भी कंपनी के शेयर हो सकते हैं जहाँ पे अलग अलग रेट के हिसाब से आपको जो प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर आपने कोई शेयर खरीदा मान लो 500 रुपए का, ठीक है, और उसको 600 रुपए का बेच दिया। ठीक है, ये भी 1 साल के अंदर ही बेचा है। ठीक है, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद कभी भी बेच दिया आपने। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो 100 रुपए का हुआ है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि क्वांटिटी जो शेयर की थी वो आपकी 3000 क्वांटिटी थी, आपके पास 3000 शेयर थे जिसपे 100 रुपए से आपको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 3000 इंटू 100, तो यहाँ पे आपको 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब 3 लाख रुपए के प्रॉफिट पे, अब ये जो प्रॉफिट होता है ये नॉर्मल इनकम में कंसीडर नहीं होता है, इसका टैक्स स्लैब गवर्नमेंट ने अलग डिफाइन किया हुआ है, जो कि मैंने आपको भी बताया 15%। ठीक है, तो 3 लाख पे मैं 15% का अगर मैं टैक्स लगाता हूँ तो यहाँ पे मेरा 45,000 रुपए आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 15% के हिसाब से 45,000 रुपए का मेरा टैक्स बनेगा, जो मुझे गवर्नमेंट को देना है। ठीक है, अपने ITR के टाइम पे जब मैं ITR फाइल करूंगा तब मुझे ये गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है,
और यहाँ पर 45,000 के बाद एक एजुकेशन सेस भी लगेगा। एजुकेशन सेस उसके हिसाब से लगता है जो आपका टोटल टैक्स बनता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये 15% का स्लैब हो गया शॉर्ट टर्म का। अब वही हम बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म की। ठीक है, लॉन्ग टर्म में दोस्तों मैंने आपको बता दिया 10% टैक्स लगता है और ओवर एंड एबव 1 लाख रुपीज। ठीक है, अब एग्जांपल बात करते हैं हम कि यहाँ पे एक शेयर था 100 रुपए का। ठीक है, और वो 180 रुपए में सोल्ड आउट कर दिया मैंने, लेकिन ये किया मैंने इट सोल्ड आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, 1 साल के बाद मैंने इसको सोल्ड आउट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट मेरा 80 रुपए था। ठीक है, जो कि जिसपे कि मेरा टैक्स जीरो आएगा क्योंकि 1 लाख रुपए से कम है, 1 लाख तक तो मेरा एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो ये मेरा जीरो हो गया। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करें हम यहाँ पे, तो अगर 500 रुपए का मेरा शेयर था जिसको मैंने 600 रुपए का बेचा। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ 100 रुपए का, और 100 रुपए के प्रॉफिट पे 3000 क्वांटिटी थी मेरी। ठीक है, तो मेरा 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, देन प्रॉफिट इज 3 लाख। तो 3 लाख के प्रॉफिट पे दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पे 1 लाख का जो मेरा वैल्यू है ना, हेंस यहाँ पे देखिए 3 लाख में से 1 लाख रुपए जो मेरे एग्जेम्प्ट थे वो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, मेरा बचा 2 लाख रुपए। ठीक है, अब 2 लाख रुपए को मैं 10% के हिसाब से टैक्सेबल होगा मेरा, ये 2 लाख रुपया जो है मेरा ये 10% के हिसाब से टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पर मेरा ये 20,000 रुपए का यहाँ पे मेरा टैक्स बनेगा। ठीक है, 20,000 रुपए का यहाँ पे टैक्स बना। यहाँ पर अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात की मैंने, तो यहाँ पे मेरा 45,000 का टैक्स बना। 3 लाख का सेम प्रॉफिट था मेरा। ठीक है, यही मैंने अगर यही प्रॉफिट मैंने 1 साल के बाद बुक किया तो यहाँ पे मेरा सिर्फ 20,000 रुपए का टैक्स बना। ठीक है, तो ये पावर है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, बात करते हैं आगे। दोस्तों एक डेब्ट म्यूचुअल फंड होता है। ठीक है, डेब्ट म्यूचुअल फंड में अगर आपने कोई पैसा लगाया हुआ है तो इसमें क्या हुआ दोस्तों कि बजट 2023 में गवर्नमेंट ने एक चेंज किया था, बहुत बड़ा चेंज किया था दोस्तों। इससे मार्केट बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई है। ठीक है, ऑन और बिफोर 1 अप्रैल 2023। ठीक है, मतलब बजट 2023 में इसको जो अनाउंस किया और इसको एप्लीकेबल कर दिया गया था 1 अप्रैल 2023 से। ठीक है, तो इफेक्टिव 1 अप्रैल 2023। ठीक है, यहाँ पे टैक्स स्लैब में बदलाव कर दिया था। क्या बदलाव किया था जानते हैं। डेब्ट म्यूचुअल फंड को 3 साल के लिए होल्ड किया जाता है, पहली बात तो ये है। ठीक है, डेब्ट म्यूचुअल फंड को 3 साल के लिए होल्ड किया जाता है। अगर उसको 3 साल, जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ पे शेयर्स के केस में 1 साल का टाइम था। ठीक है, और डेब्ट म्यूचुअल फंड में यहाँ पे 3 साल का टाइम होता है। ठीक है, तो अगर 3 साल से पहले आप उसको सोल्ड आउट कर देते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आता है। ठीक है, अगर उसको वही 3 साल तक होल्ड करके आप उसको सोल्ड आउट करते हो तो वो लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आ जाता है। तो पहले क्या होता था, शॉर्ट टर्म में अगर आपने कोई प्रॉफिट गेन किया है तो वो नॉर्मल टैक्स स्लैब, जो आपका टैक्स स्लैब है उसी के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स चार्ज होता था। ठीक है, अगर आप 5% में आ रहे हैं, 10% में आ रहे हैं, 20% में आ रहे हैं, 30% में आ रहे हैं, तो उस तरीके से आपका टैक्स स्लैब चार्ज होता था। और यही लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ पर लगता था दोस्तों इंडेक्सेशन। ठीक है, अब इंडेक्सेशन क्या होता है ये थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। अब इंडेक्सेशन क्या होता है तो इसके बारे में भी समझने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि ये बंद हो चुका है। ठीक है, अब 1 अप्रैल 2023 से हमें न्यू जो गवर्नमेंट ने जो चेंजेस किए उसके अकॉर्डिंग हमें आगे चलना है। ठीक है, और इंडेक्सेशन का वैसे चार्ट मिल जाएगा आपको गूगल पे, वहां से आप जो इंडेक्सेशन का चार्ट देख सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी पे लगता है ना उस तरीके से। ठीक है, पहले होता था 10% विदाउट इंडेक्सेशन और 20% विद इंडेक्सेशन, विच एवर इज लोअर। ठीक है, 10% इंडेक्सेशन के साथ 10% इंडेक्सेशन होता है दोस्तों इन्फ्लेशन चार्ट। ठीक है, मैं आपको एक बार इंडेक्सेशन चार्ट दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे इंडेक्सेशन चार्ट ओपन किया हुआ है इसमें। ठीक है ना, इस तरीके से इन्फ्लेशन जो होती है वो उसके हिसाब से बढ़ती है, तो यहाँ पे इसकी कॉस्ट भी बढ़ती है। जैसे कि जिस कोई अगर आपकी प्रॉपर्टी या कोई भी आपका जो अमाउंट है 2012-13 में 200 रुपये जिसकी कॉस्ट थी। ठीक है, 2012-13 में 200 रुपये कॉस्ट थी, तो अगर हम 23-24 के लिए बात करें तो उसकी कॉस्ट 348 रुपये हो गई है। ठीक है, तो ये इंडेक्सेशन चार्ट होता है, लेकिन अभी इसकी नीड नहीं है हमें। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो न्यू चेंज जो हुआ था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, तो यहाँ पे पहले शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को यहाँ पे बराबर कर दिया गया है। दोनों ही केस में आप डेब्ट म्यूचुअल फंड को चाहे 3 साल के लिए होल्ड रखिए या आपको 3 साल से ज्यादा के लिए रखिए या 3 साल से कम के लिए रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो उस पर टैक्स लगेगा वो आपकी नॉर्मल टैक्स स्लैब के हिसाब से ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्सेशन चार्ट को यहाँ पे खत्म कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि अब तो दोस्तों 23-24 के ही रिटर्न भरे जाएंगे। अब जैन चल रहा है, मार्च के बाद जो रिटर्न फाइल होंगे वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के ही होंगे। 23-24 के लिए ये नॉर्मल टैक्स स्लैब ही यहाँ पे काउंट होगा। ठीक है, और ये इक्विटी का मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं ट्रेडिंग की। ठीक है, ट्रेडिंग में आप 3 तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ट्रेडिंग की इनकम पर कैसे टैक्स लगता है समझते हैं। ठीक है, ये बिजनेस इनकम को ही ट्रीट किया जाता है। ट्रेडिंग इनकम पर अगर कोई प्रॉफिट होता है
तो उसको बिजनेस इनकम में ही ट्रीट किया जाता है। ठीक है, जहां पे आपको जो एक्सपेंस होते हैं वहां पे भी उनको एक्सपेंस को अलाउ किया जाता है। ठीक है, जो इससे रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं उनको अलाउ किया जाता है। जैसे कि सपोज करिए कि आप ट्रेडिंग करते हैं, आपने 2 लड़कों का स्टाफ रखा हुआ है। ठीक है, आपने एक एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है, एक ऑफिस सेटअप बनाया हुआ है पूरा। ठीक है, जहाँ पे आपको ऑफिस रेंट भी देना है, स्टाफ भी देना है, 2 लड़कों को रखा हुआ है तो उनकी सैलरी भी देनी है। ठीक है, लैपटॉप कंप्यूटर लगाया हुआ है, इंटरनेट वगैरह लगाया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है। ठीक है, टेलीफोन्स के बिल देना है, ये सब सारी जरूरी चीजें हैं। ठीक है, तो इन सब के आप जो प्रॉपर पेपर्स को संभाल के रखिए, तो यहाँ पे इनके एक्सपेंस को आप क्लेम कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट अलाउ करता है। ठीक है, अब इस पे जो टैक्स कैलकुलेट होता है वो इसके नेट प्रॉफिट पर टैक्स कैलकुलेट होगा, यानी कि जो आपने टोटल प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है, और उसमें से एक्सपेंस को माइनस कर देना है। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपने ग्रॉस प्रॉफिट किया 4 लाख रुपए का। ठीक है, अब इससे जो खर्चे आपके जो ऑफिस के सारे खर्चे मिला के ये सब हो रहे हैं 2 लाख रुपए के। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आपका 2 लाख रुपए का आएगा। ठीक है, तो 2 लाख रुपए पे आपको नॉर्मल टैक्स स्लैब के हिसाब से यहाँ पे टैक्स चार्ज होगा। ठीक है, और शेयर ट्रेडिंग की जो इनकम होती है, ठीक है, ये हमेशा ITR 3 में शो होती है। ठीक है, ये ITR 3 में शो होती है, शेयर ट्रेडिंग की इनकम जो होती है ट्रेडिंग के केस में, तो ये ITR 3 में शो करनी होती है। ठीक है, अब डिविडेंड की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो डिविडेंड है, डिविडेंड की इनकम को जो है वो अदर सोर्सेज की इनकम में काउंट किया जाता है, और यहाँ पर जो टैक्स लगता है वो भी एज पर नॉर्मल टैक्स स्लैब लगता है। ठीक है, जो टैक्स स्लैब में आप अभी फॉल कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्स लगता है। ठीक है, आप चाहे न्यू उसमें हो, स्कीम में हो, या आप ओल्ड रिजीम में हो। ठीक है, यहाँ पे जो टैक्स लगता है वो नॉर्मल टैक्स स्लैब के हिसाब से ही लगता है, कोई अलग से इसका इंडेक्सेशन नहीं बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या समझ लिया दोस्तों, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आपने एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन समझ लिया, जहाँ पे 15% के हिसाब से टैक्स लगता है, और इसको जो है 1 साल से पहले तक होल्ड किया जाता है बस, यानी कि 1 साल के अंदर इसको सोल आउट करना होता है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में आते हैं। और वहीं अगर कोई शेयर हमने 12 महीने या 1 साल से ज्यादा होल्ड किया हुआ है तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, और यहाँ पे 10% के हिसाब से टैक्स चार्ज होता है, और 1 लाख रुपए तक की इनकम इसकी एग्जेम्प्ट मानी जाती है। ठीक है, उसके ऊपर जो इनकम होती है उस पर टैक्स लगता है 10% के हिसाब से। ठीक है, डेब्ट म्यूचुअल फंड की बात करी, पहले यहाँ पे इंडेक्सेशन के हिसाब से टैक्स लगता था लॉन्ग टर्म के केस में, शॉर्ट टर्म के केस में पहले भी जो वो नॉर्मल टैक्स स्लैब के हिसाब से लगता था, लेकिन अब 1 अप्रैल 2023 से जितने भी लोगों के अब ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ITR फाइल होंगे, उनका जो यहाँ पे कैपिटल गेन काउंट होगा, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को बराबर कर दिया गया है, सबको ही नॉर्मल टैक्स स्लैब में डाल दिया गया गवर्नमेंट ने। ये बड़ा चेंज है, तो इसको आप जो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग की जो इनकम है, ट्रेडिंग की इनकम है उसको नॉर्मल बिजनेस इनकम में काउंट किया जाता है। यहाँ पर एक्सपेंस भी अलाउ किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दिया था। और डिविडेंड की हमने जो बात करी, इसको नॉर्मल टैक्स स्लैब में ही आता है और इसको अदर सोर्सेस इनकम में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक आपको आशा करता हूँ कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन आपके यहाँ दिख रहा होता है। ठीक है, ये आपके लिए एकदम फ्री होता है, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज आप जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट कंटेंट आपको मिलते रहे। ठीक है, और यहाँ पर एक जरूरी बात, यहाँ पर अगर कोई आप ITR फाइल कर रहे हो और आपको कोई हेल्प चाहिए, ठीक है, तो आप मेरी इस वीडियो को कंसीडर कर सकते हैं। मैं आपको ये वीडियो रेफर करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना पूरी वीडियो में ITR 1 to 7 है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सारे ITR फॉर्म्स के बारे में समझाया हुआ है कि कौन सा ITR हमें किस केस में हमें कौन सा ITR फॉर्म चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको काफी हेल्प मिलने वाली है, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, और भी कई सारी वीडियोस हैं, आप उनको देख के और इनका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट कंटेंट के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग टैक्स डिजिटल।